पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, पीछे से काम ना करें। हम आम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या, आपको हमारे भाई से चाहिए क्या, आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। इंडिया के साथ सीज फायर के साथ अब अवाम के साथ भी सीज फायर होना चाहिए, लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो तो ऐसे किसी तरफ इशारा नहीं करते। अब अगर फौज अपने मौका पे तब्दीली लाती है और खान साहब की बातचीत सुनने पे आमादा हो जाती है तो हमें तो उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक चीज खान साहब को नोट करनी चाहिए, कभी वो सियासी इत्तेहाद की तरफ जाते हैं, कभी ग्रैंड अलायंस बनाते हैं। अभी कल उन्होंने कहा जी कि हम सड़कें बंद करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है इन कंफ्यूजन से निकलेंगे तो फिर रास्ता निकलेगा। छोटे बच्चे ने पूछा कि अम्मी हमारे रिश्तेदार नहीं है कोई, उसने कहा बेटा है लेकिन वो अमीर हैं बड़े, तो वो हमारे घर नहीं आते। तो उन्होंने कहा तो हमारे गरीब रिश्तेदार नहीं है, उन्होंने कहा गरीब है हम उनके घर नहीं जाते। पीटीआई जिनसे करना चाहती है वो हमारे घर नहीं आते, ये गरीब है हम उनके घर नहीं जाते। मैं अपने वर्कर सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मुझे उम्मीद है अभी भी उम्मीद है इंशाल्लाह ईद से पहले खान साहब का केस लग जाएगा। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, उम्मीद किसी की भी नहीं टूटनी चाहिए। हम भी जेल में रहे हैं, बाहर रहे हैं, हर किसी को उम्मीद रखनी चाहिए कि उसे रिहाई मिले। तो अगर वो रख रहे हैं तो ठीक है, उसके मुताबिक अपना अमल भी बेहतर करें तो अल्लाह करे कि उनके मामला जो है वो दुरुस्त हों। हम सियासी पार्टी है, हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए, हमने किसी को नहीं रोका। कल ये लोग आए हैं, आप चेक कर लें, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में एसओपी है उसके मुताबिक वहाँ पे इन पे शेलिंग हुई है, लेकिन वो रेड जोन की एसओपी हुई है, मेरे ऑर्डर पे नहीं हुई। 9 मई में बैरकें होने लगी है बात, वहाँ पे कोई 50-60 एमएनए इनकी पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंस हो रही है खत्म। और वो इलेक्शन ऐसे होंगे, आपको 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर नजर आएगा कि वो फैमिली है अनवार काकड़, वाडा और मोहसिन की फैमिली बढ़ भी सकती। न्यूज़ वाइज मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज कुछ अरसे के बाद हम कह सकते हैं कि हम सियासत पे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। पाक भारत जो पीछे कशीदगी रही दोनों ममालिक के दरमियान, एक जंग की सी सूरत हाल हो गई, उसमें जो सियासत थी या सियासत के ऊपर गुफ्तगू थी ना, उसका कोई मौका था और ना कोई ऐसी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही थी कि उन पर बात की जाए। मगर ये जंग कहें, कशीदगी कहें, जो पाकिस्तान भारत के दरमियान हुई वो तो ख़त्म हो गई है। मगर अब क्या सचमुच यहाँ सियासत के लिए कोई गुंजाइश मौजूद है, कोई जगह है? बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब सियासत की आने वाले दिनों में फॉर द टाइम बीइंग जिसको कहते हैं कुछ गुंजाइश कम है। उनका ख्याल है कि जिस तरह ये सारा मामला हुआ भारत के साथ, तो उसके बाद जो आर्म्ड फोर्सेस की परफॉर्मेंस रही और जितनी अच्छी रही, तो उसके बाद पलड़ा जो है या बैलेंस ऑफ पावर जो है वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चला गया है। और इसकी वजह से अब सियासतदान हो या सियासत करने की गुंजाइश जो है वो इस मामले में बहुत कम रह गई है। ये बात बार बार अब लोग कर रहे हैं, कुछ अपना तज्जिए की तौर पे भी ये पेश कर रहे हैं और कुछ ये पैगाम जो है वो पावरफुल क्वार्टर्स की तरफ से भी पहुंचा रहे हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तक ये पैगाम पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि इमरान खान साहब ने एक दफ़े फिर अडियाला जेल में जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा है कि वो अब अपनी पार्टी को एक दफ़े दोबारा ये हिदायत करते हैं कि वो एक मुल्क गिर तहरीक जो है उसके लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा कि इस दफ़े इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क के लिए वो हिदायत देंगे, कॉल देंगे और पार्टी के तमाम लोगों को भी उन्होंने पैगाम दिया। इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी की जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि विकेट की दोनों इतराफ़ कौन खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पे अमल पैरा नहीं होगा उसकी जमात में अब कोई जगह नहीं होगी। शायद ये भी हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने ये गुफ्तगू पहले भी की है, मगर जैसे वो जेल में हैं, पार्टी के ज़्यादातर काफ़ी सारे लीडर्स बाहर हैं, तो वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस पे शायद अमल भी नहीं करवा पा रहे। अब इसके साथ साथ ये इतलात या ये ख़बरें टू सम लेवल कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो रही है, ये भी गर्दिश कर रही हैं। नॉट एवरीबडी इज़ कन्विंस्ड दैट द टॉक्स आर ओवर, मगर ऑफ कोर्स अगर हुकूमत से बात करें तो वो बहुत इस वक्त कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब की भी हमने आपको साउंड बाइट सुनाई, राना सनाउल्लाह साहब,
लगता नहीं है। एक तरफ हुकूमत ये भी कहती है कि अगर इमरान खान साहब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बात करना चाहते हैं तो वो तैयार हैं, मगर कुछ लगता नहीं है उनकी गुफ्तगू से या हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज से या अगेन उन पैगामात से जो औरों के ज़रिए दिए जाते हैं कि शायद अब कोई गुंजाइश है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। फैसल चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर आपकी आजकल एक हम कह सकते हैं, आपने एक टॉक शो में जो ये गुफ्तगू की हमने अभी सुनाई भी, वो बहुत डिस्कस हो रही है, उस पर बहुत बात हो रही है। लग रहा है कि जैसे आप भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक पैगाम दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई द गुड डेज आर ओवर, आपके लिए अब बहुत मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। थैंक यू अरफा। देखिए, सियासत में हर रोज एक नया दिन होता है और आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है खासकर अपोजिशन में उसके मुताबिक बनानी होती है। तहरीक-ए-इंसाफ जिस राह पे चल रही है उसका पहले भी फ़ायदा नहीं हुआ और आइंदा भी फ़ायदा नहीं होगा। मैंने ये जो गुफ्तगू की है और आपसे भी करता हूँ, मैंने इमरान खान साहब से भी ये गुफ्तगू काफ़ी दफ़ा की है और मैं अपना राय जो है वो बिल्कुल ओपन रखता हूँ, मैंने कभी भी छुपाई नहीं है। देखिए, एक हालात जंग से पहले के थे, फिर जंग के दौरान हालात और जंग के बाद के हालात हैं। इन तीनों हालात को आपको तज्जिया करके अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जो पहले 26 नवंबर को पब्लिक अपराइजिंग कर चुकी है तहरीक-ए-इंसाफ, मेरी दानिश में आपको एक अलायंस बनाए बगैर आपका इफेक्टिव नहीं होगा एहतजाज, और एहतजाज जो है उसका इस वक्त ना माहौल है ना मौसम है। आप उसके लिए चाहे जितनी मर्जी तैयारी कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि एक मौसर तहरीक चल सकती है अपोजिशन अलायंस बनाए बगैर। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है हमारे लोग दोबारा ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी उनको इजाजत होनी चाहिए पुरअमन एहतजाज की। चौधरी साहब, बट लोग आपके ट्राई नहीं करना चाहते, इमरान खान साहब खुद ट्राई करना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान साहब के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है ना, वो जेल में है पिछले 20 महीनों से, और जो लोग उनसे मिलते हैं, जो पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, खासकर जो अनइलेक्टेड हैं, वो जाके उनको ऐसी बातें इंफॉर्मेशन देते हैं जिनसे उनके फैसलों में वो रियलिटी के करीब नहीं नज़र आते। मतलब अगर आप जाके कहें कि 1.5 लाख बंदा जो है कि वो बिल्कुल तैयार है और वो निकल आएगा, ये अंदर आप उनको ये बताते हैं, तो फिर इमरान खान साहब क्यों कहेंगे कि आप तहरीक न चलाएं? हालांकि बाहर बात यह है कि बाहर ये आके कहते हैं कि हम लाएमल नहीं दे सकते। सो ये चीज़ें जो हैं मुतजाद हैं एक दूसरे से। जो मैंने प्रोडिक्शन की है मैं उस पर कायम हूँ, और मैं आपको ये तो आपके भी शो में कहना चाहता हूँ कि 9 मई में बहुत सारे लोग फारिग होंगे और पाकिस्तान का सियासी नक्शा 40 दिन की डायरेक्शन के बाद चेंज होने जा रहा है, और इनकी लीगल टीम ने उस पर कोई काम नहीं किया है और सोए हुए हैं, और ये इट विल बाइट पीटीआई एज जो पहले वाली चीजें आप भूल जाएंगे। बिल्कुल ठीक। ज़ुबैर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी फैसल चौधरी साहब की। सर, उनकी बातों से तो वही जो तज्जिया शायद लोग कर रहे हैं कि अब सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है, वो खैर उसमें थोड़ी सी स्पेस निकाल रहे हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद बन जाए, बट सर क्या अपोजिशन के इत्तेहाद के पास भी कोई स्पेस होगी? देखिए, आप फैसल चौधरी पीटीआई के इंसाइडर हैं, मैं उनकी बात को कैसे झुटला सकता हूँ, जो उनका तज्जिया पीटीआई के हवाले से। बट मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ राय है, और वो उसकी वजह एक बड़ी सिंपल सी है कि जंग शुरू होने से पहले, हिंदुस्तान के साथ तनाज़ा होने से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद हमारा ना आइन बदला है, ना फरवरी 8 की हकीकत बदली है, ना ये हकीकत बदली है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो विदाउट मैंडेट बैठी है। तो एक तो बिल्कुल ये वाज़ेह होना चाहिए, और इसको जब तक पीटीआई इस बयानिए को बार बार नहीं दोहराएगा इस वक्त भी, तो पीटीआई विल बी द लूजर। ये जंग का माहौल जो हुआ है, जंग जो हुई है, उसकी वजह से आपका एक माहौल तब्दील हुआ है, लेकिन हकीकत तो नहीं बदली है कि एक हुकूमत बैठी है जो चोरी करके मैंडेट लेके बैठी हुई है।
और अगर पीटीआई वाले खामोशी से बैठ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा तहरीक के लिए एक बड़ा एक जबरदस्त माहौल है, बिल्कुल भी माहौल नहीं है, लेकिन तहरीक से कम जो है, जो पीटीआई की मेरा ख्याल है पिछले 2-3 साल में जो कमजोरी रही है, वो जब तहरीक भी चलाने की बात हमेशा से करते थे, इस्लामाबाद में चढ़ाई करो भाई, आप लाहौर में अपना करें, गुजरांवाला में अपना करें, कराची में अपना करें। बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद के खिलाफ मूवमेंट चली थी, वो सिर्फ लास्ट डे ढाका में इकट्ठे हुए थे, उससे पहले तो अपने अपने शहरों में कर रहे थे। यू बिल्ट अप द मोमेंटम। तो मैं तो नहीं पीटीआई को ये जाहिर है बता सकता कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। आप एक ऐसे उसमें ला के फंसा देते, अक्टूबर 2024 में ला के फंसाया, नवंबर 26 वाला जो वाकया अभी फैसल चौधरी ने कहा, अगेन वहां आपने ला के फंसा दिया और लीडरशिप गायब। मतलब मैं अगर पीटीआई में होता नवंबर 26 को, तो मैं तो वहां खड़ा होता। जो मुझे मुस्लिम लीग वाले जानते हैं, ये सब जानते हैं, हाउ कैन यू नॉट बी देयर? आप वर्कर्स को बुला के ही करें। सो पॉइंट ये है कि मैं समझता हूँ, और मैं इसलिए पीटीआई के लिए नहीं बात कर रहा, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। सर, इफ आई कैन जस्ट वेरी इंटरप्ट यू हियर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी सियासत की गुंजाइश है? एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, मैं आरफा अगर मुझे लास्ट आप आधा मिनट दे दो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मोर सो आफ्टर द वॉर, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में माहौल चेंज हो गया, तो इस वजह से बिल्कुल उसमें वजन है कि पाकिस्तान में जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनकी फेवर में चला गया है बैलेंस। तो उसको अगर आप इमरान खान भी विड्रॉ करके बैठ जाए, पीटीआई भी विड्रॉ करके बैठ जाए उस तरफ ऑपोजिशन, फिर तो सब खत्म हो जाएगा ना। फिर तो आप अथॉरिटेरियन रजीम एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आप पीका लॉ भी एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आप 26वीं अमेंडमेंट भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो कम से कम राइट को राइट कहते रहे और रॉन्ग को रॉन्ग ही कहते रहे। उसका फोरम क्या है? पार्लियामेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, और अपना बिल्कुल जहाना तरीका उसी तरह से रखें। जरूरी नहीं है कि सबको आप इस्लामाबाद बुला के और ब्रूटैलिटी के सामने, इस हुकूमत के सामने पेश कर दें कि जी वो मारें और भून के रख दें। बिल्कुल ठीक सर। कैसर शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वजीर हैं सरमायाकारी के। वेलकम टू द शो सर। कैसर साहब, होपफुली आपने फैसल चौधरी और जुबैर साहब की बात सुनी होगी, आप इस पे कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो ठीक है, बट सर इफ़ आई कैन जस्ट ऐड अ क्वेश्चन हियर सर, बहुत अब जब से ये कशीदगी रही है भारत से और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो लोग तो सर कह रहे हैं कि अब आपकी हुकूमत तो यहाँ 10 साल के लिए, अब अगला भी इलेक्शन आपका, और किसी ऑपोजिशन की जमात से आपको कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ तक तज्जिया हो रहा है कि आप लोगों की तो बॉडी लैंग्वेज ही जो है वो तब्दील हो गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो हमारी क़यादत ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया, जिस तरह स्टेट्समैनशिप का किया, पूरा वाकई आप सही कह रही हैं कि बिल्कुल माहौल तब्दील हो गया। मैंने फैसल की बात तो नहीं सुनी, ज़ुबैर साहब की बात सुनी है। तो ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं अगर मैं होता पीटीआई में तो बेशक इनका ख्वाहिश थी तो उनको होना चाहिए था पीटीआई में, लेकिन ये बैठ के उनको अगर मशवरे ये ज़रूर दे सकते हैं, उनका राइट है मशवरे दे, लेकिन वो अपनी बात करेंगे ना, उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो हालात हैं वो देख रहे हैं कि वो इससे अब लोग निकलने को तैयार नहीं हैं। वहाँ बैठ के तो हम अपने दफ्तरों में कोई भी बात करें। मेरा तल्लुक़ फैसलाबाद डिवीज़न से, और मैं पिछले 32 साल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। फैसलाबाद डिवीज़न से 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं और सिर्फ 3 सीटें पीएमएलएन ने जीती हैं। तो फैसलाबाद डिवीज़न के 4 ज़िले हैं, चंजोट, झंग, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह। अब वहाँ से निकलवाए ना, कोई लेके आए एहतजाज, अगर आप समझते हैं कि उन इलाकों में हो जाए। फैसलाबाद पाकिस्तान का 3रा बड़ा शहर है, तो बिल्कुल राइट है इनका एहतजाज, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, लेकिन ये वक्त नहीं है। अगर कहेंगे तो लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। लोग तो रैलियाँ निकाल रहे हैं फ़ौज के हक़ में और हुकूमत के हक़ में, तो ये वक्त नहीं है। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में कौन सी रैली निकली है? हमने खुद निकाली है, हुकूमत के हक़ में रैलियाँ निकल रही हैं। हमने अपने इलाकों में निकाली। आप अगर खुद है नहीं सर, तो आप खुद अगर रैली निकालते हैं तो वो तो पीएमएलएन अपने लिए रैली निकाल रही है ना सर, वो आपके हक में तो नहीं किसी ने निकाली। सारा उसमें भरपूर शामिल होते हैं लोग, हर तबका ख्याल के लोग शामिल, क्योंकि वजह यही है कि माहौल की बात है ना। इस वक्त आप देखिए, नरेंद्र मोदी साहब कल कह रहे थे कि इंडिया में बहुत कितनी पार्टियाँ, हज़ारों पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ, लेकिन एक आवाज़ है इंडिया की। वो पूरा मुल्क तो इकट्ठा है, हम उनका मुकाबला करने जा रहे हैं और आपस में भी रिफ्ट कर रहे हैं। ओ भाई, बिल्कुल राइट है, मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता। सर, अगर रिफ्ट है तो वो उसको ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है।
बिल्कुल है, और हुकूमत तो बार बार उनसे कह रही है, पिछले 2014 से हमने आप बता दीजिए क्या तरीका है कि हम उनको कहें। हम तो उनको कह रहे हैं कि आके बैठें, वो कहते हैं हमने आपके साथ बैठना ही नहीं है, वो कहते हैं हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है। ये कौन सी जमहूरी कदरें हैं जो जमहूरियत का फ़रोग ये चाह रहे हैं ना। अभी ज़ुबैर साहब ने कहा कि जमहूरी को बिल्कुल ख़त्म कर दे, ये जमहूरियत है कि वो कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, हम पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठेंगे ही नहीं। अब मुझे बताइए कि हम आज भी उनसे गुजारिश कर रहे हैं, ये मौका है, इस मौके पे इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के जो अच्छा सर, वो 10 माफ़ करिएगा सर, मुझे ब्रेक लेना है, अगर आप ज़रा इस पे कमेंट कर दें कि लोग अब समझ रहे हैं कि आपकी तो अब 10 साल हुकूमत है। ये मैं नहीं कह सकता, देखिए तो अगले इलेक्शन में क्या होगा। इस वक्त का माहौल ये है कि लोग मुखालफत सुनने को तैयार नहीं है, वो नहीं समझते कि इस वक्त इंडिया जिस तरह बिखरा हुआ है, उसकी बड़ी जो उन्होंने ज़्यादती की है पाकिस्तान पे और जो हमला किया है, तो सब इस वक्त मुल्क की सोच रहे हैं। इस वक्त सियासत ज़रा पीछे हो गई है, मेन तो मुल्क की सालमियत का सारी दुनिया कर रही है। आज देखें चाइना ने कितनी बार कहा कि किसी सूरत में अब उनके यहाँ कौन सी जमहूरियत, आप देख तो रहे हैं चाइना में कौन सी, लेकिन वो डिटर्मिंड है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत में और जो उनकी अपनी खुद मुख्तारी है उस पर किसी किस्म की हम नहीं आने देंगे ज़रूर। तो आप बताइए दूसरे तमाम मुल्क, तुर्की हमें सपोर्ट कर रहा है, दूसरे अज़रबैजान ने किया, ईरान ने सपोर्ट की, और मुल्क अमेरिका देखिए ना खुल के उसने कहा, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा ये मामला तो वहीं का वहीं रहेगा। और फिर उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मैं बिजनेस नहीं करूँगा। आपको ज़रूरत क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने की? व्हाई डू यू वांट टू टॉक टू देम? हम जैसे आपने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर तबका ख्याल से हमें बात करनी है। हम बिलीव करते हैं जमहूरियत पे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी है। हम तो तमाम पार्टियाँ इकट्ठी थी, अभी जो फील्ड मार्शल साहब ने खाना किया, कौन सी पाकिस्तान की पार्टी थी जो नहीं थी? एक सिर्फ पीटीआई नहीं थी। अगर पाकिस्तान में 25-30 पार्टियाँ हैं और बाकी सारी 24 एक तरफ है 25 में से, तो एक पार्टी है, उनके साथ कौन सी पार्टी है मुझे बता दें, इकट्ठा करके दिखा दें। हमने तो इकट्ठा करके दिखाया ना कि ये 24 पार्टी हैं। अब वो बात नहीं रही, उन्होंने बिल्कुल अच्छे वोट दिए 2024 के इलेक्शन में, नो डाउट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा रहेंगे वो वोट। अगर वो अवाम के मुखालफत में पॉलिटिक्स करेंगे तो उनका वोट बैंक ख़त्म भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें फैसल चौधरी साहब से, कैसर अहमद शेख साहब से और मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। फैसल चौधरी साहब, सर तो फिर आप की क्या इस वक्त जिसको हम कहें ना कि एडवाइस है या देंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो क्या करें? मतलब कि आप चाहते हैं कि एहतजाज ना हो या एहतजाज के लिए एक अलायंस बनाई जाए? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो सर बहुत वाज़ेह कर दिया है कि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है किसी किस्म की अलायंस में, तो पीछे कौन रह गया? देखिए, दो बातें हैं। कैसर अहमद शेख साहब की जो डिसल्यूशंस हैं वो भी एक बायस हैरत है। ज़ुबैर साहब जो बात कर रहे हैं वो बात पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज के पास हथियार होता है टॉक्स, और वही होती हैं। आप मार्शल लॉ गवर्नमेंट के साथ भी बात करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को तस्लीम कर रहे हैं। ये जंग के दौरान भी पीटीआई जो बिल्कुल अपने अफवाज और पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई थी, लेकिन फॉर्म 47 की हुकूमत को कबूल करने या रिकग्नाइज करने का अंदिया हमने बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी, अभी भी शायद ज़रूरत हो। पहली बात तो ये है कि आप हुकूमत की डिसल्यूजन देखें ना, इसके बाद ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो बड़े पॉपुलर हो गए हैं। ये बात इस तरह से नहीं है। फौज पॉपुलर हुई है बिकॉज वो उस दुश्मन के खिलाफ लड़ी है जिससे अवाम उनको लड़ते हुए देखना चाहते हैं। हुकूमत बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लें तो हैंड्स डाउन इमरान खान जो है वो एब्सोल्यूट 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा लेके आएंगे। तो ये जो है, ये जो इनका एक असेसमेंट है वो पॉलिटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट असेसमेंट है। तो आपने गुफ्तगू के अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एहतजाज की बात जो है, यानी कि आप चाहते हैं कि एहतजाज ना करे पीटीआई, वो गुफ्तगू करे और वो हुकूमत के साथ गुफ्तगू कर ले। आप देखिए, एहतजाज जो है वो, मैं तो बिल्कुल इसमें ओपन हूँ कि सियासी जमातों से गुफ्तगू करनी भी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ कोई उनको दिलचस्पी नहीं है, ना उनकी कंपल्शन है इस वक्त। जो गुफ्तगू जो है वो तो उसी
आपको सियासी जमातों से बात करके ही एवेन्यूज होंगे। जो मौलाना फजल रहमान के साथ जो इत्तेहाद नहीं हो सका, वो भी तो एक बहुत बड़ा फेलियर है। उसकी वजह ये है कि जब वो तैयार थे तो उनकी कुछ रिजर्वेशन थी, वो नहीं एड्रेस हो सकी। पीटीआई जो है वो एहतजाज जिस लेवल का एहतजाज वो चाहते हैं, या इमरान खान साहब को बताया जाता है कि जी इमरान खान साहब अगर खुद हो ना आरफा, फिर तो 4 लाख 5 लाख बंदा इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है उनके लिए। लेकिन उनकी पार्टी में इस वक्त जो अवेलेबल लीडरशिप है, उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। कभी भी नहीं लोग आएंगे। और स्पेशली चौधरी साहब, सॉरी माफ़ करिएगा चौधरी साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट मैं समझना ये चाह रही हूँ कि एहतजाज या गुफ्तगू विद द गवर्नमेंट, मतलब या दोनों चीज़ें, आपका क्या ख्याल है कि मतलब कौन सा ऑप्शन? मेरी ओपिनियन ये होगी कि आप सबसे पहले आप पॉलिटिकल अलायंस बनाएं और रोजाना आपको इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की बार बार, आज भी लिमा बीबी ने ये दी है दावत, इससे आप कमज़ोरी का मैसेज जाता है, तो वो नहीं देनी चाहिए। आप पहले पॉलिटिकल अलायंसेस बनाएं, पहले आप कोई सियासी तौर पे रास्ता बनाएं। अपोजिशन जमातें अभी भी जो बेयर मिनिमम कंसेंसस है उस पर आ सकते हैं। फिर आपको गुफ्तगू करनी चाहिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ। और एहतजाज हिकमत अमली का हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, हिकमत अमली ही नहीं होता इटसेल्फ। आप एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं हैं, आप करेंगे, उससे फिर आपको मुश्किलात और बढ़ेंगी। पहले भी मुश्किलात हमारी बढ़ी हैं, हमने 17 लाशें उठाई हैं, उसके बावजूद हम मटेरियलाइज नहीं कर सके, बिल्डअप नहीं कर सके। लिहाजा आपको प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल वे आउट है इसका, कोई जो है आप एहतजाज बिल्कुल करें, वो कोई वे आउट नहीं है, उसका कोई फायदा इमरान खान साहब को ना हुआ है ना होगा। और ये इस पे आपको सीरियस, और फिर इमरान खान साहब को अपनी टीम बदलनी पड़ेगी अगर वो बाकी चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले। इस टीम से रास्ता नहीं निकलेगा। सही है सर, बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, आपने फैसल साहब की बात सुनी, आपने कैसर शेख साहब की भी बात सुनी। सर अब यहाँ जो मतलब कि समझ नहीं आती मुझे बात, शायद आप बिकॉज यू आर मोर फेमिलियर, कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान किस चीज़ पर मुज़ाकरात हो सकते हैं? फॉर अ मोमेंट अगर हम इस्टेब्लिशमेंट को एक तरफ कर भी दें, जैसे शेख साहब कह रहे थे हम तो हर वक्त तैयार हैं, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी हमारा मैंडेट हमें दो, और मैंडेट अगर कैसर शेख साहब की हुकूमत ने उनको मैंडेट देने की बात की तो वो फिर खुद किधर जाएंगे? सो यू नो लाइक व्हाट कैन बी द एजेंडा फॉर टॉक्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीटीआई? देखें आरिफा, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मेरा ख्याल है कैसर शेख साहब ने मेरी बात को शायद से, मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट कर रहा कि सड़कों पर आना चाहिए, ना ये माहौल है, ना ही मेरा ख्याल है पीटीआई में इस वक्त कैपेसिटी है कि वो सड़कों पर ला के हुकूमत को कोई टेंट डाल सकते हैं। टोटली अगेंस्ट दिस स्ट्रेटजी कि अगर इस किस्म की स्ट्रेटजी, मैं तो पहले भी कह रहा था कि जी पहले भी अगर आपको करना था तो प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि एक हाईएस्ट लेवल पर ही किया जाए। प्रोटेस्ट के डिफरेंट तरीके होते हैं, चैम्बर्स में जाते हैं आप, लॉयर्स के पास जाते हैं आप, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। मैं सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा था कि कोई हकीकत नहीं बदली है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल नैरेटिव की अभी भी जो है। अगर अच्छा उसमें जो अभी हो सकता है, देखिए ना, हम सब अभी कैसे शेख साहब ने बड़ी अच्छी बातें की कि इंडिया हमारा जो रियल दुश्मन है और पूरी कौम को उनके साथ यूनिटी के साथ मुकाबला करने की जरूरत है। जो मोदी साहब का जो थिंकिंग है या इंडियन हॉक्स की जो थिंकिंग है, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान हैज टू शो यूनिटी। यूनिटी कैसे शेख साहब इस तरह से नहीं हो सकती कि आप इसको मैंडेट छीन के बैठे और सबको कहें कि हमारे पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाए। अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी लेकर चलना चाहते हैं कि जो सॉलिडारिटी शो की थी पूरी कौम ने इंडिया के खिलाफ और वो कंटिन्यू रहे, तो उसका एक ही तरीका है कि जो ज्यादती जुल्म किया हुआ है उसका अजाला किया जाए। कहाँ क्या क्या करना चाहिए? पहली चीज ये है कि पॉलिटिकल प्रिजनर को, व्हाई इज शाह महमूद कुरैशी इनसाइड द जेल, व्हाई इज यास्मीन राशिद इनसाइड द जेल? 2 साल हो चुके हैं, शी इज 78 ईयर्स ओल्ड, कैंसर सर्वाइवर है, और आपने उसको अंदर रखा हुआ और कह रहे हैं कि जी पूरी कौम यूनिटी शो करे। क्यों यूनिटी शो करेगी? वो तो वॉर तो खत्म हो गई है। आप वापस उसी माहौल में लेके आएंगे तो यू विल गेट इनटू अ ट्रैप। ये जो होते हैं ना माहौल के, जी आप समझ रहे हैं कि जी हम तो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, हमारी क्या कंपल्शन है? आपकी कोई कंपल्शन नहीं है। अयूब खान की भी कोई कंपल्शन नहीं थी। सितंबर 1965 वॉर के बाद जो अफोरिया था वो आज के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा था। बट within a matter of 3 months, Ayub Khan started facing the biggest
पॉलिटिकल चैलेंज फ्रॉम जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उनके सबसे फेवरेट थे, जो सबसे पॉपुलर फॉरेन मिनिस्टर थे। तो हालात बदलते हुए चेंज नहीं होता। और फिर अयूब खान हर चीज कंसीड करने के लिए तैयार थे। सो आप ये अगर अपॉर्चुनिटी समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपने एक किसी के साथ ज्यादती की थी, आपने किसी का मैंडेट चुराया था, तो पहले तो वो तो सेटल कर लें वो। और व्हाई शुड पीटीआई नॉट डिमांड दिस थिंग? व्हाई शुड पीटीआई? बिल्कुल पीटीआई शुड गेट इनटू नेगोशिएशन। डिमांड करने का मतलब क्या है? If PTI thinks they are on the right, they should not stop demanding justice. उनको बिल्कुल डिमांड करनी चाहिए। 26वीं अमेंडमेंट खत्म हुई थी, उनको बिल्कुल डिमांड करनी चाहिए। उसमें तो किसी किस्म का पॉज है भी नहीं, उसमें सर किसी किस्म का पॉज नहीं है। चौधरी साहब जरा बात मुकम्मल कर लेने देना। चौधरी साहब बात मुकम्मल करने दे, वो दोनों की आवाज समझ नहीं आती। जी जुबैर साहब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, चाहे जितना भी मुश्किल माहौल हो, और कैसर शेख साहब को मैं याद दिला दूं, वो कह रहे 24 पार्टी उनके साथ है। वो टांगा वांडा पार्टी, एमकेएम कोई पार्टी नहीं है। एमकेएम को एक सीट मिली थी 23 एमएनए की सीटों में से। आपने उसको 19 दिलवा के आपने कहा हमारे साथ वो पार्टी है। आपने कह दिया है बाप पार्टी आपके साथ है। आपने पीएमएलएन जिनको 17 या 20 सीटें मिली थी उसको क्लेम कर लिया कि वो आपके अपने NA 130 में रात के 3 बजे रिटर्निंग ऑफिसर चेंज होने का मतलब क्या है? आई मीन हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? आप किसी का हक मार के बैठे हुए, फिर कह रहे हैं कि जी सारी कौम आपके पीछे लग जाए। सारी कौम थोड़े दिन के लिए पीछे लगेगी। जब कौम को खतरा था, राइटली सो पूरी कौम लगी थी। उसमें भी जो सोच आपका नैरेटिव बिल्टअप हुआ था, कैसे शेख साहब नैरेटिव बिल्टअप हुआ था, वो एक तो आपकी जाहिर फौज ने जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए थे, बट उसको बयानिए को जो कैरी किया था वो सोशल मीडिया पर किया था, जिसको एक्नॉलेज ISPR चीफ ने और अतात ने खुद किया। उसमें 70% वॉरियर्स तो पीटीआई के हैं। फैसल चौधरी साहब, सर वेरी क्विकली आपने जो बात करनी है 30 सेकंड में, फिर मैं कैसर शेख साहब के पास जाऊंगी। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि जो डिमांड है वो अपनी जगह पे है, वो बिल्कुल विड्रॉ नहीं की गई। जस्टिस की भी डिमांड है, मैंडेट की भी डिमांड है, इमरान खान समेत तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की भी डिमांड है। और बिल्कुल आई एग्री विद जुबैर साहब, वन इवेंट हियर एंड देयर कैन चेंज द सिचुएशन। अगर अभी ये लगता है हुकूमत को कि दे आर ओवर द मून, तो एक इवेंट जो है, क्योंकि पब्लिक जो है वो बाय लार्ज मैसिव मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है। पीटीआई बेशक थोड़ी जुबैर साहब ने पीटीआई का बिल्कुल ठीक, बट चौधरी साहब जुबैर साहब ने पीटीआई का मुकदमा आपसे बेहतर लड़ लिया इस शो में। जी कैसर साहब, ये सर आपने जुबैर साहब की जी जुबैर साहब नहीं, मैं तो थैंक यू वेरी मच। मुकदमा नहीं है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, वी शुड बी सपोर्टिंग समथिंग व्हिच इज ऑन द राइट साइड। उसमें मुश्किलात क्या है वो और बात है। सच को सच कहना चाहिए, झूठ को झूठ कहना चाहिए। जी फैसल साहब वेरी क्विकली, कैसर शेख साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, अगर आप कुछ कहना चाहें। इट्स अबाउट देयर पे स्केल, वो ये नहीं कर सकते। मैंने कहा इट्स अबाउट देयर पे स्केल, ये जो आप काम कह रही हैं। और पीटीआई नीड्स वाइज पीपल लाइक जुबैर साहब। मैं अगर होता तो मैं तो जुबैर साहब को धक्का तुक्का लगा के भी ले आता। वी नीड पीपल लाइक जुबैर साहब जिनका एक्यूमेंट भी है, पहले आप उनसे आर्ग्यूमेंट तो करना सीखें सर। आज तो चौधरी साहब आपको बिल्कुल जुबैर साहब ने बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना चारों खाने चित कर दिया। अच्छा जी कैसर शेख साहब, शेख साहब ये अब आप जो हैं ये अपनी जो फैसला है ये आप गलत दे रही हैं, क्योंकि मेरा और जुबैर साहब का बहुत सारे पॉइंट्स पे एक ही मौकफ है। वो जो बात कह रहे हैं उस बात का अच्छा सर, अब मेरे पास वक्त बड़ा कम रह गया। हाँ सर, अब मेरे पास वक्त बड़ा कम रह गया, कैसर शेख साहब को देना है। जी कैसर शेख साहब, सर आपने जुबैर साहब की गुफ्तगू तो सुनी होगी सर, उसमें मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल ऐड करना चाहती हूँ कि सर अगर हुकूमत सचमुच चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करे, कोई रिफ्ट्स हील करें, सोसाइटी को हील करें, तो सर ये जो रिजर्व सीट्स का केस है इसमें से आप अपना वकील तो विड्रॉ कर लें, जाने दें ये रिजर्व सीट्स आप पीटीआई को। क्यों जाने दें? ये हमारा राइट है, उनका कानूनी तौर पे। सर आपका कैसे राइट बनता है ये बात करना? उनके हमारी मुखालिफ पार्टी है, उनकी अक्सरियत बढ़ेगी तो हमारा नुकसान होगा। क्यों नहीं राइट बनता? बहुत बड़ा राइट है हमारा। क्योंकि देखिए बात सुनिए, उनका हक ही नहीं है इन सीटों का। आखिर आपकी अदालतें हैं, आपके सारे आपके कॉम्पिटेंट एडवोकेट्स हैं, सारे कंटेस्ट कर रहे हैं, तो जाके साबित करें ना अपना केस कानूनी तरीके से। हम क्यों नहीं कंटेस्ट करें? हमें तो करना है। साबित
माफ करिएगा सर, वो साबित हो गया था, वो बाय द वे सर वो सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया था, जजमेंट उनके हक में आ गई थी, ईसीपी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। अब तो ये रिव्यू पिटिशन है, बट जो पिछली जजमेंट आई थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, उनका हक बना था उसके बकौल। नहीं, उसका बना था उनके बकौल, तो फिर केसेस तो अदालतों के सामने है ना, अदालत अब दे दे फैसला जो भी है। और दूसरी बात ये है ना, देखिए अब ये तीनों हम इसमें मुत्तफिक हैं कि इस वक्त पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस किस्म का एहतजाज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करें कि जो हुकूमत के मुखालफत में या धरने या जाके ये कि इस्लामाबाद में चढ़ाई, ये वक्त नहीं है, ये वक्त होता है ना हर चीज़ का। तो अब बाकी तो गुफ्तगू आपने एक पॉइंट इसमें ये कहा ना कि किस टॉपिक पहले फैसले नहीं हो जाते, कि अगर कोई भी उनका है वो ज़रूर आके हमसे डिस्कस करें। हम तो ओपन है कि हर पॉइंट हम डिस्कस करने को तैयार, अगर पहले फैसला करके क्या डिबेट मानते हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया, जैसे जुबैर साहब ने कहा, या जैसे वो कहते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दें? ये मेरी बात सुने कि अगर यही तो पॉइंट डिस्कस क्या होना है, अगर वो कहते हैं तो आए ना, अपना बात प्रूव करें हमें। और ये कोई एक इलेक्शन तो नहीं है ना, 1970 के बाद कौन सा इलेक्शन है जो माना गया कि जो बिल्कुल फेयर हुआ है? किसी ने माना है? कोई पाकिस्तान में इलेक्शन को मानता है? आज तो मुझे बताइए 70 के बाद कितने इलेक्शन, कोई एक इलेक्शन बता दे। मैंने खुद 2018 सर, फिर 2013 का भी गलत हुआ था। सारे इलेक्शन गलत हुए हैं, इसमें कोई क्या शक है? मैंने खुद 7 इलेक्शन लड़े हैं, मैंने देखा है उन इलेक्शनों को बड़े करीब से। कोई एक इलेक्शन भी पाकिस्तान में नहीं है जिसको सब मानते हो कि फेयर हुआ है। तो ये किस चीज़ में आप पड़े हुए हैं? तो इसमें रिजल्ट क्या निकल रहा है? तो फिर नहीं सर, अगर फेयर नहीं हुआ 2000। जी सर, जी जुबैर साहब, मुझे एक पॉइंट, अगर कैसे शेख साहब की इजाजत हो। जी जरूर। जी सर, फरमाए। जी, पहली बात तो ये, हियर इज अ सिटिंग मिनिस्टर हु इज सेइंग कि इलेक्शन गलत ही होते हैं, एंड ही इज अ सिटिंग मिनिस्टर। तो भाई कम से कम पहले 2018, 2013, 2008 पे ये तो नहीं, मतलब इतनी खराब सिचुएशन है कि सिटिंग मिनिस्टर एक्सेप्ट्स कि ये गलत इलेक्शन हुए थे। तो फिर क्या चीज़ चल रही है कोर्ट में? अगर फैसला हो चुका था तो अभी फिर क्या वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? कोर्ट में और दूसरा इलेक्शन, ये जो बात है ना जी, तो जो कुछ भी है वो आप फैसला वहाँ कामयाब हो जाए ना, वहाँ पे जाके आप कहें कि हमारी सीटें बनती ही नहीं है, उनकी सीटें कोई आम आदमी भी कह सकता है, वो तो लड़े ही नहीं है एक पार्टी के टिकट पे, तो उसके बाद कैसे शामिल हो सकते हैं? लेकिन ये तो आपकी बात तो वे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा सर, सबको मालूम है कि वो सीट थी। तो फिर जाके आप कन्विंस कर लेना, मैं आपको क्या बताऊँ जुबैर साहब, मैं सारे मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या हुआ है इन इलेक्शनों में। सिटिंग मिनिस्टर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं एज अ सिटिंग मिनिस्टर कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल एज अ सिटिंग मिनिस्टर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब तक इलेक्शन सब मानेंगे नहीं, कोई एक भी इलेक्शन को माना नहीं गया, कोई इलेक्शन जो भी होता है वो कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ, तो ये किस तरह आज फिर इलेक्शन करवा देंगे? तब क्या गारंटी है कि कोई इसको मान लेगा? या तो मुझे कोई बीच में तरीकाकार बता दें, क्योंकि पीटीआई की डिमांड तो ये है कि दोबारा इलेक्शन करा। मेरे पास है उसका। पहले तो काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला किया था, पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े खराब इलेक्शन हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसके लिए पार्टीलेस इलेक्शन और बाकियों के लिए पार्टी बेस्ड इलेक्शन। कभी आपने सुना है दुनिया भर में, नॉट इवन फॉर्मर सोवियत यूनियन या नाजी जर्मनी में ऐसा इलेक्शन हुआ? दूसरी बात यह है कि काजी फायज ईसा साहब ने बाद में ये कहा इसमें तो फिर मैंने सिर्फ साबित इतना आसान चीजें आपने बात अपनी की ना, मेरी बात सुने ना, क्योंकि ये टाइम तो मेरा था। ये बात ये है कि जुबैर साहब अगर इतना आसान है तो आप ये सारी अदालतों में साबित करें ना उसको और फैसला ले लें। सारी अदालतों में तो परसू किया जा रहा है। पता कैसी बातें कर रहे हैं, जैसे जनरल मुशर्रफ वर्दी में इलेक्शन क्या रिव्यू नहीं हो सकता? तो उस वक्त लोग ऐसी बैठ के बस आप जुबैर साहब यही कहेंगे, वो तो छोड़िए हमें भाई, ये तो बात है जो हकीकत है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बांग्लादेश का। हमने देखा है कि पिछले साल से वहाँ बहुत तेज़ी से हम कह सकते हैं कि जो हालात हैं वो तब्दील होते हुए हमने देखे हैं। हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत बनी इलेक्शंस के बाद, फिर इतने मुजाहिरे हुए मुल्क में कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ा।
अबूरी एक हुकूमत वहाँ बनाई गई जिसके सरबरा जो थे वो मोहम्मद यूनुस साहब थे, बहुत मशहूर बांग्लादेशी नोबेल लॉरिएट। वो अब हुकूमत चला रहे हैं इस वक्त, मगर वहाँ हम कह सकते हैं कि एक दफ़े फिर कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मुजाहरे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी एक वजह तो यही है कि हुकूमत की तरफ से कुछ कानून साजी की गई जिसके ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हुकूमत के मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, वो नाराज़ हैं, उनकी तरफ से मुजाहरे और एहतजाज किया जा रहा है। स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी इस एहतजाज में शामिल हैं। और दूसरी तरफ जो मसला है वो हम कह सकते हैं कि सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है। इलेक्शन की तारीख़ अभी तक दी नहीं गई। मोहम्मद यूनुस साहब ने अगली गर्मियों का जिक्र किया है कि जून 2026 तक इलेक्शंस हो सकते हैं, मगर सियासी जमातें जैसे हैं BNP, उनकी तरफ से दबाव है कि इलेक्शंस पहले होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, इतनी ताख़ीर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि इलेक्शंस जो है वो दिसंबर तक हो जाने चाहिए। तो ये जो दबाव बढ़ रहा है उसकी वजह से ये भी इत्तला सामने आई, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो सोच रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें, वो नहीं चलाना चाह रहे हुकूमत इस माहौल में। फिर इसकी क्लैरिफिकेशन भी आई कि उन्होंने ऐसा कोई अभी तक फ़ैसला नहीं किया, वो हुकूमत में मौजूद हैं, मगर एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो वहाँ है। और अब ये भी गुफ्तगू हो रही है कि अवामी लीग जो है उसको बैन किया जाएगा। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुक्तदर राशिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ढाका से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो मिस्टर राशिद। Mr. Rashid, so please first if we can just begin with the sense that we have outside Bangladesh that the pressure from various quarters seems to be increasing on the interim government. Of course, there should be a pressure on the interim government, which is not suggesting they win the election. The prime mandate of this government that has not been declared as yet. So we are eagerly waiting for the dates. And Dr. Yunus, no, he is not clearing his position of declaring the death. And suddenly we have come up with some drama, that is, we can't say the political drama, that he is going to resign. He himself didn't declare it publicly, but some of his, I would say their favorite boys, like the Nahid and others, they come up with this kind of story that he may or might resign from the post. And then the BNP reacted very sharply that because it's not the emotional issue that you may leave it or you may not. It's your responsibility that has been given to you and you should perform duly. So it is very unfortunate for us as a poor Bangladeshi that a man who is given a Nobel Peace Award and for his own country, people is looking for election death, and he is not acting as democratic as he should be. This is very unfortunate. And I spoke to advisors, and they said, "Look, it's a discretion of chief advisor." And said, "Why it is a discretion of the Dr. Yunus when it is a democratic system, and even as the people, if he has a 5 to 10 members." In his close team, why doesn't he discuss the issue with them and go for a death? And it's very fair. Last 15 years, the opposition BNP has been calling for a free, fair, and neutral election, and they have been saying this last 9 months or 10, and right. This government, which is full of human rights activists, lawyers and others, they are poorly reacting to that, which is very unfortunate for Bangladeshi people. Right. Mr. Rashid, so then there are also these news reports that, the Awami League has been banned. How correct are these reports, and has a decision been taken, and how are the people of Bangladesh reacting to it? Because this also appears to be an undemocratic decision at some level. Awami League is not banned, but the activities of this party has been banned until
the court decided through the judicial process. So the Awami League itself protested against the decision, and many people criticized the decision because it is not come through a judicial process. Instead, it was taken by the advisory or advisors committee and followed by a mob gathered in front of the Dr. Yunus residence. So it was like a very dramatic moment early this month, and which is very unfortunate that a party is banned through a mob justice. Like mob cordon them, mob threaten them, and then they have banned it. And it happened in past when the Hasina regime tried the war criminals of 1917 war. So at that period of time, the verdict was given by the Supreme Court, and then the mob was created, and the mob forced the government to execute a top scholar from Jamaat Islami. So which is basically kind of revenge. And this government, what I believe and I found that this government of Dr. Yunus basically backed by Jamaat Islam because they need some muscle on the street. So they are even one of the top or influential advisor recently criticized Jamaat and Anti-Liberation War Force. And a few days after, he basically publicly apologized for that, and he retracted all of his comments when they need help from Jamaat Islam. The problem is Jamaat Islam is not that they had the association of 1970 war, but this is not the only case. Instead of, we need democracy. We're running out of time, Mr. Rashid. So very quickly, if you may allow me to ask, sir, that is, can you now see or would you be able to predict when the election date might be? Will it be closer to December this year, as some of the political parties are asking for, or will it go on to next summer, as Muhammad Yunus Saab has been saying? It's $1 million question for now. It is very unfortunate that we have been looking for this, despite Dr. Yunus in power. But I suspect it would be in between December and April, and we hope that would definitely be there, and that would be the solution. And maybe Dr. Yunus. And who do you think will be in a strong position when the election takes place? Which of the political parties do you think will be in a good position when the election takes place? Definitely, this is the Bangladesh Nationalist Party, which is the most popular party right now, with hundreds of thousands and millions of people are supporting this party, despite a number of criticism of some wrongdoings. And the party says they are taking stern action against the wrongdoers who have been involved with different kind of petty crimes, like bribing, extortioning, whatever. So they are taking very stern action. But this party has that capacity to rule the country, and of course more inclusively with their liberal democratic values. Thank you very much for sparing the time for us. Nazreen, aaj kitna hi. We'll be back tomorrow at the same time.